प्यारे दर्शकों, आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं हिंदी कार्य पुस्तिका अध्याय 8 यह सबसे कठिन समय नहीं से संबंधित दिए गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित शब्दों वाक्यांशों के लिए कविता में कौन कौन से शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें हमने कविता में दिए गए शब्दों को ही ढूंढकर यहाँ पर लिखना है। तो मैंने यहाँ पर कविता, हमारी पाठ्य पुस्तक में जो कविता दी गई है उसमें जो शब्द दिए हुए थे उन्हीं को ढूंढ करके यहाँ पर लिखा है। क, पहुंचने का स्थान, उसे क्या कहा गया है? गंतव्य। ख, इंतजार, उसके लिए शब्द है प्रतीक्षा। ग, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना या सूर्य छिपने का समय, सूरज छिपने का समय। घ, पृथ्वी एवं ग्रहों के बीच का स्थान, उसे क्या कहते हैं? अंतरिक्ष। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, चिड़िया अपना घोंसला कैसे बनाती है? तो आप सभी को पता है कि ज्यादातर इस प्रश्न का जो उत्तर है बच्चे भी आसानी से दे सकते हैं। चिड़िया घास फूस, पत्तियों और तिनकों से अपना घोंसला बनाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3, तुम्हारे आसपास कौन कौन सी रेलगाड़ियां चलती है? ये कहां से कहां तक जाती है? तो आप अपने क्षेत्र के में चलने वाली रेलगाड़ियों के नाम यहां पर लिख सकते हैं। मैं सामान्यतः यहां कैथल शहर या आसपास में जो भी गाड़ियां गुजरते हैं उनके नाम यहाँ पर लिख रहा हूं। आप अपनी पसंद से किसी भी रेलगाड़ी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने एक लिखा है जींद एक्सप्रेस, ये कुरुक्षेत्र से जींद के लिए चलती है। ये गलती से यहाँ पर ई की मात्रा लगी हुई है, तो ये है कुरुक्षेत्र से जींद। अगली जो रेलगाड़ी का नाम है सिरसा एक्सप्रेस, ये सिरसा से नई दिल्ली के लिए। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, किसी का इंतजार करते हुए तुम्हारे मन में कौन कौन सी बातें आती है? तो जब भी हम किसी का इंतजार कर रहे होते हैं तो हमारे मन में तरह तरह के विचार आते हैं। तो उनमें से कुछ को यहाँ पर लिखा गया है, आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। किसी का इंतजार करते हुए हम उनसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं। उनसे मिलने पर ऐसे अभिवादन करूंगा या कौन कौन सी बातें पूछूंगा या बताऊंगा और क्या क्या बताऊंगा वह दिखाऊंगा आदि। मन में तरह तरह के प्रश्न उठते हैं और हमारा मन प्रसन्न होता है, खुश होता है। प्रश्न संख्या 5, तुम अपने नाना नानी या दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, यानी कि आपने या तुमने कभी बचपन में या कभी भी अपने नाना नानी या दादा दादी से कोई कहानी सुनी होगी, उसे अपने शब्दों में लिखो। तो आप यहाँ पर कोई भी कहानी लिख सकते हैं जो आपने अपने नाना से या नानी से, दादा या दादी से, किसी से भी सुनी हो, तो आप यहाँ पर उस कहानी को लिख सकते हैं। मैं उदाहरण के लिए एक कहानी लिखता हूँ। मैंने अपने नाना नानी या दादा दादी से बचपन में कई कहानियां सुनी हैं। उन कहानियों में से एक के बारे में लिखता हूँ। एक कौवा था, उसे कहीं से एक रोटी मिल जाती है। वह किसी पेड़ की डाल पर बैठकर रोटी खाने लगता है। तभी वहां पर एक चालाक लोमड़ी आ जाती है। वह लोमड़ी कौवे की झूठी प्रशंसा
करते हुए कहती है, अरे कौवे भैया, आप तो बहुत अच्छा गाते हैं, जरा गाकर दिखाओ। कौवा जैसे लोमड़ी की बातों में आकर गाने के लिए अपना मुंह खोलता है तो रोटी का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। लोमड़ी रोटी उठाकर खा जाती है और कौवा पछताता रहता है। तो इस प्रकार हमें किसी की झूठी प्रशंसा में नहीं आना चाहिए। और इस जो कहानी से हमें शिक्षा मिलती है उसके लिए लिखने के लिए यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसको मैंने ऊपर लिखकर बताया है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें झूठी प्रशंसा करने वालों से सावधान यानी कि बचकर रहना चाहिए। तो प्रश्न संख्या 6 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है, अंतरिक्ष के पार अथवा दुनिया की खबरों का पता हमें कैसे चलता है? तो इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से रहेगा, अंतरिक्ष के पार की दुनिया की खबरों का पता हमें टेलीविजन, रेडियो, समाचार पत्रों और मोबाइल पर इंटरनेट के द्वारा पता चलता है। परंतु इस कविता में कवि ने अंतरिक्ष के पार दुनिया की कल्पना की है। प्रश्न संख्या 7, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, इस वाक्य को गद्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। यह जो कविता के रूप में दिया था इसको हमने यहाँ पर गद्य के रूप में लिखना है। चिड़िया की चोंच में अभी भी तिनका दबा है। इसी प्रकार निम्नलिखित काव्यांशों को गद्य रूप में लिखो। जैसे कि पद्य रूप में था, इसको गद्य रूप में लिख दिया है। आपने नीचे दिए गए काव्यांशों को भी गद्य के रूप में लिखना है। चलते हैं भाग क पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। इसको हम गद्य के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं, एक रेलगाड़ी अभी भी गंतव्य तक जाती है। इसको हमने गद्य के रूप में बदलकर लिख दिया है। ख, अभी भी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा। तो इसको इस प्रकार से गद्य के रूप में बदलकर लिखेंगे, उस कथा का आखिरी हिस्सा अभी भी कहा जाता है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 8 के क भाग पर। इस कविता में किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है? इसके लिए हम पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता को ध्यान से देखें और उसमें जिन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है उनको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि ये अल्प विराम का कई बार प्रयोग किया गया है। जैसे इनमें भी हम देख सकते हैं कि अल्प विराम का प्रयोग है। विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग है और पूर्ण विराम चिन्ह का भी प्रयोग किया गया है। ख भाग में क्या पूछा गया है? उपर्युक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कविता में किन किन पंक्तियों में हुआ है? तो इस कविता की पंक्तियों को देखकर भी हमें ऊपर दिए गए प्रश्न के उत्तर को समझ सकते हैं। दोबारा से ये कविता की पंक्तियां लिखी गई हैं, इनमें देख लेते हैं किन किन विराम चिन्हों का प्रयोग हुआ है। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। तो इसमें जैसा कि दिया गया है यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये अल्प विराम चिन्ह और यहाँ पर है पूर्ण विराम चिन्ह। तो इन्हीं का जिक्र ऊपर वाले प्रश्न में भी किया गया है। चलते हैं भाग ग पर। इन्हीं विराम चिन्हों का प्रयोग करके एक एक वाक्य बनाओ। जैसा कि हमने भाग क और ख में जो विराम चिन्ह देखे हैं उन्हीं का प्रयोग करते हुए कोई एक एक वाक्य लिखें। वाह
कितना सुंदर फूल है। यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग है। खुशी, नैन्सी, गीता और तमन्ना पढ़ रही हैं। तो यहाँ पर खुशी के बाद, नैन्सी के बाद अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया है। यहाँ पर आप अपनी तरफ से कोई भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर। यहाँ पर एक गद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है, फिर इससे संबंधित दिए गए प्रश्नों को हल करना है। हिमालय पहाड़ पर अल्मोड़ा नाम की एक बस्ती है। उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे। उनका नाम था अब्बू खां। उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। बस 1-2 बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिरते और शाम को घर में लाकर बांध देते। अब्बू गरीब थे और भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियां रस्सी तुड़ाकर भाग जाया करती थीं। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। मगर अजीब बात है कि न अब्बू खां का प्यार, न शाम के दाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोकता। क्योंकि वो भाग जाती थी, उन्हें ना तो अब्बू खान का प्यार, न शाम के दाने का लालच और न ही भेड़िए का डर उन्हें भागने से नहीं रोकता था। उन्हीं बकरियों में एक चांदनी नाम की बकरी थी, जिससे अब्बू को इतना अधिक प्यार था कि वे उसे किसी भी कीमत पर बेचने को तैयार न थे। अब आगे पढ़ते हैं। कहानी के अंश में आए सर्वनामों को छांटो। यह भी लिखो कि उनका किसके लिए उपयोग हुआ है। तो इस गद्यांश को हमने ध्यान से पढ़ना है। इसमें से हमने सर्वनाम शब्दों को छांटना है और ये भी बताना है कि यह सर्वनाम शब्द किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। उसमें, तो यहाँ पर जो उसमें शब्द है, उसमें एक बड़े मियाँ रहते थे। जो उसमें सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा नाम की जो बस्ती है। आगे चलते हैं। उनका नाम अब्बू खां था। उनका किसके लिए है? अब्बू खां के लिए। आगे है उन्हें बकरियां पालने का बड़ा शौक था। तो उन्हें किसके लिए है? अब्बू खां के लिए। आगे दिया गया है बस 1-2 बकरियां रखते थे, दिन भर उन्हें चराते फिरते। उन्हें किसके लिए प्रयोग किया गया यहाँ पर? बकरियों के लिए। उन्हें चराते, किन्हें चराते? बकरियों, तो बकरियों के लिए। अगला जो शब्द है उनका साथ नहीं देता। भाग्य भी उनका साथ नहीं देता। तो उनका किनका? अब्बू खां के लिए। जो उनका शब्द है ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? अब्बू खां के लिए। उनकी बकरियां रस्सी तुड़ाकर भाग जाया करती थी। उनकी जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए है? अब्बू खां के लिए। किनकी? अब्बू खां की। तो अब्बू खान के लिए प्रयोग हुआ है। वह उन्हें खा जाता था। वह कौन है? भेड़िए के लिए। तो एक भेड़िया रहता था, वह उन्हें खा जाता था। तो वह जो शब्द है वो किसके लिए है? भेड़िए के लिए है। उन्हें खा जाता है। उन्हें जो सर्वनाम शब्द है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? बकरियों के लिए। उन्हें, किन्हें? बकरियों को। तो उन्हें जो सर्वनाम शब्द है वो बकरियों के लिए प्रयोग किया गया है। अब इसे दोबारा से समझते हैं। उसमें किसके लिए है? अल्मोड़ा के लिए। उसमें एक बड़े मियाँ रहते। तो किसमें? अल्मोड़ा में। उनका नाम अब्बू खां। उनका किसके लिए है? अब्बू खां के लिए। उन्हें बकरियां पालने का शौक था। उन्हें किसके लिए प्रयोग हुआ है? अब्बू खां को बकरियां पालने का।
उन्हें बकरियों के लिए, उन्हें जो शब्द है, एक दो बकरियां रखते थे, दिन भर उन्हें चराते फिरते, उन्हें किन्हें, बकरियों को। तो उन्हें जो शब्द है ये वाला, ये बकरियों के लिए प्रयोग हुआ है। गरीब थे, उनका साथ, भाग्य भी उनका साथ नहीं देता, उनका किसका, अब्बू खां के लिए प्रयोग हुआ है। उनकी बकरियां रस्सी तुड़ाकर भाग जाया करती थी, तो उनकी जो शब्द है वो अब्बू खां के लिए है। वह उन्हें खा जाता था, तो इससे पहले का जो वाक्य है, वहां एक भेड़िया रहता था, तो वह उन्हें खा जाता, वह किसके लिए, भेड़िया के लिए, और उन्हें किसके लिए है, बकरियों के लिए। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर। इन वाक्यों में आए हुए संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग करते हुए वाक्य दोबारा लिखो। तो ये वाक्य दिए गए हैं, इनमें आपने क्या करना है, संज्ञा शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके दोबारा से वाक्य को लिखना है। तो भाग क, भेड़िया उन्हें खा जाता था, तो भेड़िया की जगह कौन सा सर्वनाम लिख सकते हैं हम, वह उन्हें खा जाता था। ख, अब्बू खां गरीब थे, तो अब्बू खां के स्थान पर हम कौन सा सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं, वे गरीब थे, कौन थे, अब्बू खां। ग, अब्बू खां को बकरियां पालने का शौक था, तो इसके लिए अब्बू खां के स्थान पर हम लिख सकते हैं, उन्हें भी लिख सकते हैं या उनको, उन्हें या उनको बकरियां पालने का शौक था। तो किसको था वो, अब्बू खां। अब्बू खां के स्थान पर आप चाहे उन्हें सर्वनाम शब्द लिखे या उनको। घ, चांदनी को अपनी आजादी प्यारी थी, तो चांदनी के स्थान पर आप चाहे उसे सर्वनाम का प्रयोग करें या उसको। उसे अपनी आजादी प्यारी थी या उसको अपनी आजादी प्यारी थी, तो आप इनमें से कोई सा भी एक सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले पृष्ठ पर। प्रश्न संख्या 11 है, कई वस्तुएं ऐसी हैं जो एक होती हैं तो उसे अलग ढंग से बोलते हैं, और एक से अधिक होने पर अलग ढंग से, जैसे कुछ जो वस्तुएं हैं उन्हें अगर वो एक हैं, संख्या में एक है यानी एक वचन के रूप में, तो उन्हें अलग तरह से बोला जाता है, उनका उच्चारण अलग किया जाता है। अगर वो एक से अधिक हो, बहुवचन के रूप में हो, तब उन्हें अलग ढंग से बोलते हैं, पुकारते हैं। तो ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनको समझते हुए बाकी जो प्रश्न है उनको भी हल करेंगे। जैसे यहां पर दिया गया डंडा, अगर एक है तो उसे क्या बोल लेंगे, डंडा। अगर बहुवचन में है उसे हम डंडे भी कह सकते हैं या डंडो भी कह सकते हैं। शाला, अगर कोई पाठशाला या कोई भी शाला है, एक वचन में शाला या शालाएं या शालाओं। यहां पर दिया गया बाल्टी, एक वचन में, अगर बहुवचन में है तो उन्हें बाल्टियां या बाल्टियों। आगे दिया गया बच्चा, बच्चे, बच्चों। तब इनको आप हल करेंगे इसी प्रकार से ऊपर दिए गए उदाहरण को देखते हुए। माला, मालाएं, मालाओं। नदी, नदियां या नदियों। कुत्ता, कुत्ते या कुत्तों। कला, बहुवचन में कलाएं या कलाओं। राखी एक वचन में है, उसे बहुवचन में राखियां या राखियों। कपड़ा, एक वचन में कपड़ा, अगर बहुवचन में है तो कपड़े या कपड़ों। अब एक वचन में महिला, बहुवचन में महिलाएं या महिलाओं। एक वचन में घड़ी, बहुवचन में उसे घड़ियां या घड़ियों। एक वचन छाता, बहुवचन में छाते या छातों। एक वचन में लता, बहुवचन में रहेगा लताएं या लताओं। एक वचन में शब्द है बेटी, बहुवचन बन जाएगा बेटियां या बेटियों। प्रश्न संख्या 12 है, इन शब्दों के
अलग अलग रूपों से वाक्य बनाओ। जैसा कि अभी हमने प्रश्न संख्या 11 में सीखा है कि किसी शब्द को एक वचन में अलग प्रकार से उच्चारण करते हैं, बहुवचन में अलग अलग तरह से। तो इसी को समझाने के लिए आपने कुछ वाक्य बना करके लिखने हैं। आप अपनी पसंद से कोई भी शब्द लें, उनका एक वचन के रूप में, बहुवचन के रूप में आप वाक्य बनाएं, लिखें। जैसा भी आपको अच्छा लगे वो वाक्य यहां पर लिख सकते हैं। आइए उत्तर लिखते हैं प्रश्न संख्या 12 का। मोहन के पास एक डंडा है। जैसे कि ऊपर प्रश्न संख्या 11 में हमने एक वचन में डंडा शब्द पढ़ा था, तो यहां पर एक वचन में है। मोहन के पास एक डंडा है, उसी को बहुवचन में लिखते हैं। उसने डंडे से कुत्ते को भगाया। तो यहां भी एक वचन में कह सकते हैं डंडे। अगर यहां पर डंडो लिखें तो बहुवचन बन जाएगा। अगला जो वाक्य, उन्होंने गधे को डंडों से पीटा। यहां पे क्या है, ये बहुवचन के रूप में प्रयोग। तो तीनों वाक्यों को अगर देखें तो डंडे को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है और उच्चारण भी अलग अलग प्रकार से होता है। अगला जो वाक्य है, बच्चा खेल रहा है। एक वचन, बच्चा खेल रहा है। यहां पर क्या, बच्चे से क्या बना दे, बहुवचन में, बच्चे खेल रहे हैं। अगला जो वाक्य है, बच्चों को खेलने दो। तो इस प्रकार हम इन वाक्यों में देखते हैं कि बच्चे शब्द को अलग अलग प्रकार से लिखा गया है और उनका उच्चारण भी अलग अलग तरह से होता है। पहला जो शब्द है बच्चा, वो एक वचन है। अगले जो वाक्यों में वो बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां पर चलते हैं। उसने बहुत अच्छी कविता सुनाई। तो यहां पर जो कविता शब्द है वो एक वचन है और अगले वाक्य में उसकी कविताएं ज्ञानप्रद हैं। तो यहां कविता से क्या बन गया, बहुवचन कविताएं। और देखते हैं वाक्य नंबर 3 को। कविताओं को दिनकर जी की कविताओं में दिनकर जी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहां पर कविता को बहुवचन के रूप में, लेकिन यहां जो बहुवचन है वो कविताएं हैं। यहां पर कविताओं में दिनकर जी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहां भी कविता को बहुवचन के रूप में लिखा गया है, लेकिन इनका जो उच्चारण है वो अलग प्रकार से होता है। अगले वाक्यों पर चलते हैं। अध्यापन भी एक कला है। अध्यापन भी एक कला है। अगला वाक्य है, बच्चों में भी अनेक कलाएं होती है। तो यहां कला एक वचन के रूप में, यहां बहुवचन कलाएं। कला से क्या बन गया, कलाएं। अगला वाक्य देखें, वह कई कलाओं में निपुण है। तो यहां कला का बहुवचन रूप है, लेकिन ये अलग है। यहां पर कला था, फिर कलाएं, और यहां पर कलाओं। अगले वाक्य को देखते हैं। मोहन के पास एक पालतू कुत्ता है। यहां पर कुत्ता एक वचन है। हमारे खेत में कई कुत्ते हैं। तो यहां पर कुत्ता से कुत्ते बहुवचन हो गया। कुत्तों से सावधान रहें। यहां भी जो है कुत्ते का बहुवचन है, लेकिन ये यहां पर कुत्ते हैं, यहां पर कुत्तों से सावधान रहें। अगले वाक्य पर चलते हैं। उसकी कमीज का कपड़ा अच्छा है। यहां जो कपड़ा शब्द है एक वचन है। अगले वाक्य में देखें, उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं। तो यहां कपड़ा एक वचन था, यहां पर कपड़े बहुवचन के रूप में है। अगले तीसरे वाक्य को ध्यान से पढ़ें, समझें। कपड़ों को धूप में सुखा दो। तो यहां भी जो कपड़ों शब्द है वो बहुवचन के रूप में है। तो ये दूसरे और तीसरे वाक्य में बहुवचन के रूप में, लेकिन वो अलग अलग तरह से लिखा हुआ है और उनका उच्चारण भी अलग प्रकार से होता है दोनों शब्द बहुवचन में। आइए इस वाक्य को पढ़ते हैं। मैंने आज घड़ी खरीदी है। तो यहां पर घड़ी है एक वचन में के रूप में है,
दुकान में सुंदर सुंदर घड़ियां रखी थी। तो यहां पर जो घड़ियां शब्द है वो बहुवचन शब्द है। तीसरे वाक्य को देखते हैं इसी से संबंधित। घड़ियों सजाकर रखा, घड़ियों को सजाकर रखा गया था। घड़ियों को, यहाँ बीच में को भी लिख सकते हैं। घड़ियों को सजाकर रखा गया था। तो ये घड़ियों शब्द है, ये भी क्या है, बहुवचन के रूप में है। घड़ियों को सजाकर रखा गया था। तो लेकिन हम क्या देखते हैं, पहला जो घड़ी शब्द है वो एक वचन है, अगला घड़ियां और घड़ियों ये दोनों ही बहुवचन हैं। तो अगले वाक्य पर चलते हैं। राखी का त्योहार आया है। तो यहां पर राखी एक वचन के रूप में है। दुकानों पर सुंदर सुंदर राखियां रखी हैं। तो यहां पर राखियां क्या है, बहुवचन शब्द है। राखियों में सोने व चांदी की राखियां भी उपलब्ध हैं। तो यहां पर जो राखियों शब्द है ये भी बहुवचन का। इस प्रकार हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 उदाहरण दिए गए हैं। इनमें हमें समझाया गया है कि एक वचन के रूप में किसी शब्द का उच्चारण अलग होता है और बहुवचन में उनका उस शब्द का उच्चारण भिन्न प्रकार से होता है। 3 प्रकार के वाक्य आपको लिखकर दिखाए गए हैं। आप भी अपनी पसंद से कोई भी शब्द यहाँ पर लिखें और उसको वाक्य में प्रयोग करें। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज की हमारी ऑनलाइन कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारी कक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे YouTube चैनल शिक्षा सहायक को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि जब भी हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आए उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और हमारे उत्साह को बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें। आप अंत तक हमारी वीडियो पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।